हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। आज के सेशन में हम डिस्कस कर लेंगे 23 सितंबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को। एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन को आराम से सुनिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है, एंड तक बने रहिए। एंड काफी कमेंट्स देखे मैंने डेली करंट अफेयर में, लगातार 2 दिनों से आप सभी ने बहुत सारी शुभकामनाएं भेजी है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और काफी स्टूडेंट का पूछना था कि सर क्या हुआ है, तो इट्स अ बेबी बॉय। तो आप सभी की शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने कॉपरेट किया, यह बहुत अच्छी चीज है कि आपने 7 दिन में नहीं था, फिर भी आपने लगातार डेली करंट अफेयर को वॉच किया, क्रेजी जी के ट्रिक पर अपना ट्रस्ट को बनाए रखा। तो चलिए अब शुरू करते हैं 23 सितंबर के करंट अफेयर को। एंड तक देखिएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगी क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन पर, वहां से आप इसे कलेक्ट कीजिएगा। तब तक हम चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। देखिए, 2023 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया है? आप सभी को पता होना चाहिए कि सिनेमा के क्षेत्र में इंडिया में सबसे बड़ा जो अवार्ड दिया जाता है वो है दादा साहब फाल्के अवार्ड। सेंट्रल गवर्नमेंट ये अवार्ड देती है। तो दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023 के लिए दिया गया, 2025 में। यहां पर काफी स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है, तो याद रखिएगा 2023 के लिए 2025 में दिया गया। और ये साउथ के एक बहुत ही फेमस एक्टर है मोहनलाल, इनको दिया गया। इमेज देखेंगे तो आई थिंक आप समझ पाएंगे, है ना। तो ये है मोहनलाल। अगर हम देखें तो मलयालम फिल्म इंडस्ट्री से ये संबंधित है, क्योंकि जब हम बोलते हैं ना कि साउथ इंडियन एक्टर है, तो काफी सारी फिल्म इंडस्ट्रीज साउथ में देखने को मिलती है। कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री देखने को मिलती है, तेलुगु, मलयालम। तो हमको ये पता होना चाहिए कि किस इंडस्ट्री से ये संबंधित है। तो मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर हैं, केरला से ही ये बिलोंग करते हैं। काफी फेमस एक्टर हैं, आपने देखा होगा काफी मूवीज में इनको, जनता गराज और ऐसी काफी मूवीज में देखा होगा। इन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 2023 के लिए यह अवार्ड दिया गया 2025 में। आज 71th नेशनल फिल्म अवार्ड्स एक फंक्शन में दिए जाएंगे, और यहीं पर आज के दिन इनको दिया जाएगा दादा साहब फाल्के अवार्ड। वैसे काफी सारे अवार्ड पहले भी मोहनलाल को दिए जा चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करते हैं कि इनके पहले मोहनलाल को कौन कौन से अवार्ड मिले, तो इनको 5 बार नेशनल फिल्म अवार्ड दिया जा चुका है। 2001 में पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है, 2019 में पद्म भूषण दिया गया था, और फाइनली इसी साल 2025 में अब इनको दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया। दादा साहब फाल्के अवार्ड सिनेमा के क्षेत्र में सर्वोच्च अवार्ड माना जाता है। लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन के लिए, इंडियन सिनेमा में जो कंट्रीब्यूशन है, जीवन भर का योगदान, उसके लिए दिया जाता है। अब इस अवार्ड की अगर हम देखें तो 1969 में इसकी शुरुआत की गई थी। मिनिस्ट्री कौन सी देती है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, जो हमारा सूचना प्रसारण मंत्रालय है, ये इस अवार्ड को हर साल देता है। गोल्डन लोटस ट्रॉफी दी जाती है, और 15 लाख रुपए का प्राइज मनी दी जाती है। ये अभी बढ़ गई है, 15 लाख रुपए हो गई है प्राइज मनी। तो 15 लाख रुपए की प्राइज मनी दी जाती है दादा साहब फाल्के के तहत। 1969 में अवार्ड शुरू किया गया था। देविका रानी रॉरिक को सबसे पहली बार दिया गया, फिर मिथुन चक्रवर्ती को 2022 में दिया गया था, फिर अभी जो दिया गया है, देखिए हाँ, यहां पर एक चीज करेक्ट कीजिएगा कि मिथुन चक्रवर्ती को दिया 2024 में गया, 2024 में दिया गया है, लेकिन ये जो अवार्ड है 2022 का है, लास्ट ईयर दिया गया था। और अब जो 2025 में दिया गया वो 2023 का है। किसको दिया गया? मोहनलाल को। यहां पर जब बात आई है नेशनल फिल्म अवार्ड की, तो हम इसको भी कैजुअली देख लेते हैं। अलग अलग कैटेगरीज में ये दिए जाते हैं। सारी कैटेगरीज वैसे मैं पहले आपको पढ़ा चुका हूं, पर फिर भी हम मेन मेन कैटेगरीज पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहली बार नेशनल फिल्म अवार्ड दिए गए थे 1954 में। इस बार 71th नेशनल फिल्म अवार्ड दिए गए। बेस्ट फीचर फिल्म 12th फेल को दिया गया। बेस्ट डायरेक्टर का जो अवार्ड है वो द केरला स्टोरी के डायरेक्टर को दिया गया। बेस्ट एक्टर इन अ लीडिंग रोल का जो अवार्ड है ये शाहरुख खान को दिया गया जवान मूवी के लिए, और विक्रांत मैसी को दिया गया 12th फेल मूवी के लिए। ठीक है। बेस्ट एक्ट्रेसेस इन अ लीडिंग रोल की बात करें तो रानी मुखर्जी को दिया गया मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए। अब आप यहां पर बेस्ट हिंदी फीचर फिल्म की बात करते हैं तो ये कटहल मूवी को दिया गया। कमेंट कीजिएगा कि द केरला स्टोरी के किस डायरेक्टर को अवार्ड दिया गया है बेस्ट डायरेक्टर का।
इजीली बता दोगे, काफी पहले मैं आपको पढ़ा चुका हूं, तो इसका आंसर कीजिएगा। तब तक हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बीसीसीआई का नया अध्यक्ष कौन नियुक्त किया गया? बीसीसीआई की बात करें, इंडिया में क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है बीसीसीआई, ठीक है, इंडिया में क्रिकेट को गवर्न करने वाली बॉडी है। इसके नए अध्यक्ष नियुक्त किए जाएंगे मिथुन मनहास। अभी मिथुन मनहास ने नॉमिनेशन फाइल किया है, अभी इलेक्शन नहीं हुए हैं, इन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया है। लेकिन इंटरेस्टिंग यह है कि इनके अगेंस्ट कोई दूसरा नॉमिनेशन आया ही नहीं, इसीलिए अब ये निर्विरोध चुने जाएंगे और बीसीसीआई के नए प्रेसिडेंट बनेंगे मिथुन मनहास। अभी तक बीसीसीआई के अध्यक्ष का पद संभाल रहे थे रोजर बिन्नी, इनको रिप्लेस करेंगे मिथुन, ठीक है। 29 अगस्त को रोजर बिन्नी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, तब से यह पद खाली है और अब फाइनली मिथुन मनहास इस पद को संभालेंगे और बीसीसीआई के 37वें प्रेसिडेंट ये बनने वाले हैं। ये जम्मू कश्मीर राज्य से बिलोंग करते हैं, इन्होंने काफी क्रिकेट खेला है, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर रहे हैं ये और कोच भी रहे हैं, एक ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं इंडिया के। बीसीसीआई की बात करें, इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1928 में की गई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है और मिथुन मनहास अब इसके प्रेसिडेंट बनेंगे, तो आप इन्हीं को याद कर लो, ठीक है। आगे चलिए, 2025 का सबसे शक्तिशाली टाइफून टाइफून रगासा कहां आया है? टाइफून रगासा की बात करें, ये हमको देखने को मिला वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में। तो वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में लोकेशन देखने को मिली है। इस साल का अभी तक का सबसे शक्तिशाली टाइफून है टाइफून रगासा। अगर मैप पर इसकी लोकेशन देखेंगे तो यह है वेस्टर्न पैसिफिक ओशन और यहां पर हमें इसकी लोकेशन देखने को मिली। अब इस टाइफून के कारण ताइवान प्रभावित हुआ है, फिलीपींस प्रभावित हुआ है, चाइना का दक्षिणी हिस्सा प्रभावित हुआ है। तो टाइफून रगासा है सबसे पावरफुल टाइफून 2025 का वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में देखने को मिला। फिलीपींस, ताइवान, हांगकांग, चाइना इससे काफी इफेक्ट हुए। फिलीपींस में काफी जगह पर लैंडफॉल देखने को मिला इसके कारण, और चाइना ने दक्षिणी चाइना के एरिया से 4 लाख लोगों को रिलोकेट किया है सुरक्षित जगह पर इस टाइफून के कारण। तो नाम क्या है इसका? टाइफून रगासा। कहां पर आया? अच्छा, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 2025 का सबसे पावरफुल टाइफून वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में इसकी लोकेशन देखने को मिली है, ठीक है। आप सभी को ऑफर ऑफ द डे बता देता हूं। आप सभी जीएस जीके के लिए ऑल सब्जेक्ट ई बुक कलेक्शन को ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी एग्जाम के लिए ये आपको जीएस और जीके के पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करने में, स्कोर करने में बहुत ही ज्यादा मदद करने वाला है। अभी आपके लिए काफी अफोर्डेबल प्राइस में ये अवेलेबल है। आपका फाउंडेशन तैयार हो जाएगा जीएस जीके के लिए, बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी और करंट अफेयर मैं आपको डेली पढ़ाता ही हूं, तो जीएस में आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, इसीलिए इसे ज्वाइन कीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसके लिंक दे दूंगा, वहां पर क्लिक करके आप इसे डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी आपको हर्डल है, कोई भी आपका क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो हेल्पलाइन नंबर आपके लिए रहता है, हमारी सपोर्ट टीम आपकी मदद कर देगी। आप कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए और आपकी क्वेरी यहां पर सॉल्व हो जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप इसे बाइलिंगुअल ज्वाइन कर सकते हैं ऑल सब्जेक्ट ई बुक कलेक्शन। आगे आइए, चर्चित बगराम एयरबेस किस देश में स्थित है? बगराम एयरबेस की बात करें तो ये हमको देखने को मिलता है अफगानिस्तान में। वैसे ये एयरबेस काफी सुर्खियों में रहता है और अभी अमेरिका के कारण ये सुर्खियों में है। वैसे अमेरिका के कारण तो काफी चीजें अभी डोनाल्ड ट्रंप के कारण अभी सुर्खियों में है। तो अगर हम बगराम एयरबेस की बात करते हैं ना, तो अभी हुआ ये कि अमेरिका ने या डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि भैया हमको अफगानिस्तान ये बेस का कंट्रोल दे, डिमांड करी है अमेरिका ने। अगर अफगानिस्तान इस एयरबेस का कंट्रोल नहीं देता है अमेरिका को, तो अमेरिका बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाएगा अफगानिस्तान पर और अफगानिस्तान को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम इन फ्यूचर फेस करनी पड़ सकती है, ऐसा कहना था अमेरिका का। अब इसके रिटेलिएट में अफगानिस्तान ने बोला है कि भैया हम नहीं देंगे इसका कंट्रोल किसी भी देश को, बात खत्म हो जाती है। तो बगराम एयरबेस अभी सुर्खियों में बना हुआ है। अफगानिस्तान की जो तालिबान गवर्नमेंट है उसने काफी
मतलब अमेरिका को अपोज करना, अमेरिका के खिलाफ बोलना बहुत बड़ी बात हो जाती है आज की तारीख में। तो अफगानिस्तान जैसा देश ने मना कर दिया अमेरिका को कि भैया हम बगराम एयरबेस का कंट्रोल आपको नहीं देंगे। एक्चुअल में अगर हम बगराम एयरबेस की बात करते हैं ना, ये अफगानिस्तान में, ये कभी अमेरिका के ही कंट्रोल में था। 2001 में अमेरिका ने अटैक किया था, हमला किया था अफगानिस्तान के इस एयरबेस पर, और इस पर कंट्रोल अमेरिका का ही था। लेकिन 2021 में अमेरिका ने क्या किया कि अपनी सेना को अफगानिस्तान से हटा लिया था, वापस लौट गई, और फिर अफगानिस्तान में जो तालिबान था उसने फिर से गवर्नमेंट गिराकर अपना कंट्रोल स्थापित किया। यूएस की सेना तो चली ही गई थी, और उन्होंने बगराम एयरबेस को छोड़ दिया। ये जो हम बात कर रहे हैं बगराम एयरबेस, इसको अमेरिका ने छोड़ दिया। लेकिन अब अमेरिका को ये वापस चाहिए। अब आप बोलोगे सर वापस क्यों चाहिए? तो यहां से चाइना की लोकेशन बहुत पास है। अब चाइना, एक तो देखिए जो ग्लोबल साउथ है, वहां पर जो दो बहुत ही प्रबल दावेदार हैं ग्लोबल साउथ में, जो कि वर्ल्ड को लीड कर सकते हैं इन फ्यूचर, चाइना और इंडिया। अब इन दोनों पर नजर रखने के लिए अमेरिका चाहता है कि ये वाला एयरबेस उसको वापस मिल जाए। स्पेशली चाइना के खिलाफ ये यूज करना चाहता है, क्योंकि यहाँ की चाइना की बॉर्डर बहुत नजदीक मिल जाएगी, और न्यूक्लियर मिसाइल जो लोकेशन है चाइना की, वो बहुत करीब है। तो चाइना पे दबाव रहेगा हमेशा। ये बेस की लोकेशन, मतलब स्ट्रेटेजिक पॉइंट से देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है अमेरिका के लिए, ग्लोबल साउथ के देशों को दबाने के लिए, स्पेशली चाइना और इंडिया। लेकिन अफगानिस्तान ने फाइनली मना कर दिया है कि भैया हम इस बेस को आपको नहीं देंगे। इसीलिए अभी सुर्खियों में था बगराम एयर बेस। किस देश में? अफगानिस्तान। ओके, अफगानिस्तान एक लैंडलॉक्ड कंट्री है सेंट्रल एशिया की। कैपिटल है इसकी काबुल, और इसके वर्तमान में पीएम हसन अखुंड देखने को मिलते हैं। अब अगर हम नेबर कंट्रीज की बात करते हैं अफगानिस्तान की, तो तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, इधर से आएंगे तो थोड़ा चाइना टच हो जाता है, इंडिया टच होता है इससे, पाकिस्तान से ये अपनी बाउंड्री शेयर करता है, और इधर से ईरान से अपनी बाउंड्री शेयर करता है अफगानिस्तान। ठीक है, इसके बाद हाल ही में चर्चित H1B वीजा किस देश द्वारा दिया जाता है? यह भी काफी दिनों से सुर्खियों में था। आज फाइनली हमने से यहां पर कलेक्ट किया है क्वेश्चन को। H1B वीजा, वही देश जिसकी हमने बात की है, यूएसए का एक वीजा है, एक टेम्पररी जो वर्क परमिट होता है ना, उस तरीके का ये वीजा है H1B वीजा। अमेरिका ये देता है जो नॉन रेसिडेंशियल लोग होते हैं, जो बाहर से आके काम करते हैं, उन लोगों को अमेरिका ये देता है। मतलब एक इमिग्रेंट वीजा आप इसको बोल सकते हैं, नॉन इमिग्रेंट वीजा। ठीक है, अब हुआ ये है कि भैया इसकी जो फीस लगती है ना H1B वीजा के लिए अप्लाई करने की, वो अभी तक 2000 से $5000 तक लग रही थी। मतलब लगभग सभी देश इसी क्राइटेरिया के अंदर थे। लेकिन इंडिया पर स्पेशली अब अमेरिका ने ये जो फीस है H1B वीजा की, ये इसकी जो आवेदन की फीस है वो कर दी है $1,00,000। ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो 87 के आसपास डॉलर चल रहा होगा, तो ये ऑलमोस्ट हो जाता है 87 लाख रुपी। ऑलमोस्ट हम 90 लाख पकड़ के चलते हैं। तो इतना ज्यादा फीस इंडिया पर इन्होंने लगाई है, इंडिया के जो वर्कर वहां काम करने जाएंगे उन पर लगाई है। एनुअल फीस नहीं है, बल्कि जब कोई नया व्यक्ति वीजा के लिए आवेदन करता है तो उसे ये पैसे देने पड़ेंगे। देखिए अमेरिका का ये स्टेप लेने का कारण क्या है? अमेरिका चाहता है कि अमेरिका की जो जॉब्स है वो अमेरिका के ही लोगों को मिले। बाहर के जो लोग आते हैं काम करने, वो अमेरिका के लोगों की जॉब्स छीन रहे हैं, ऐसा मानना है अमेरिकी गवर्नमेंट का। तो उन्होंने स्पेशली, देखिए इसका एक अलग पॉइंट से एक पॉलिटिकल एंगल भी हम देख सकते, जो कि ज्यादा वैलिड होता, क्योंकि रशिया और यूक्रेन के युद्ध में अमेरिका चाहता है कि हम रशिया को बोले कि भाई युद्ध रोक दो। अमेरिका पर तो वो सैंक्शंस लगा नहीं सकता, क्योंकि चाइना पर तो अमेरिका सैंक्शंस ज्यादा लगा नहीं सकता, क्योंकि काफी सारे प्रोडक्ट वो बनाता है। काफी अगर चाइना पर कुछ प्रतिबंध लगाता है अमेरिका, तो चाइना अमेरिका को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। इसीलिए उसने सेकेंड मुर्गा ढूंढा है, और वो बना है इंडिया। तो यहां पर इंडिया को दबाने के लिए, क्योंकि इंडिया जल्दी, मतलब बहुत ज्यादा अमेरिका को फर्क नहीं पड़ेगा इससे अगर वो इंडिया के खिलाफ कोई एक्शन लेता है, तो इसीलिए इंडिया को उसने मतलब बोल सकते हैं कि
पॉइंट आउट किया है और इंडिया पर सबसे ज्यादा सैंक्शंस लगाए हैं कुछ समय में। और उसी क्रम में हमको देखने को मिल रहा है कि भैया 1 लाख अमेरिकी डॉलर यहाँ पर इंडिया के लोगों पर लगा है एफ H1B वीजा अप्लाई करने के लिए पैसा, ये देनी पड़ेगी फीस। लेट्स सी आगे क्या होता है, इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है, कैसे हमारे कदम होते हैं। लेकिन फिलहाल तो ये मुद्दा बना रहेगा। देखिए, रशिया और यूक्रेन के युद्ध में इंडिया बोलेगा नहीं और अमेरिका चाहता है कि इंडिया रोके इस युद्ध को, इंडिया आ, रशिया पर प्रेशर बनाए और रशिया के जो ऑयल इंडिया खरीदता है या अदर तरीके से कोई भी प्रोडक्ट खरीदता है तो इंडिया उसे बैन करे और खरीदना बंद करे, ये चाहता है अमेरिका। तो अभी के लिए तो ये हो नहीं सकता। H1B वीजा, ये आपको समझ में आ गया कि क्या है। वीजा से कोई भी फॉरेनर व्यक्ति टेम्पररी पीरियड के लिए यूएसए में रहकर काम कर सकता है। वैसे तो ये यूएसए का जो वीजा है 3 साल के लिए वैलिड होता है, लेकिन आगे ये 6 साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। अमेरिकी कंपनी जो बाहर से लोगों को हायर करती है ना, उनको भी यहाँ पर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि इंडिया के, आप जानते हैं इंडिया के लोग बहुत ज्यादा टैलेंटेड है और उन्हीं को सबसे ज्यादा जॉब्स मिलती है अमेरिका जैसे देशों में। तो ये अमेरिकन कंपनीज भी अब यूएसए पर प्रेशर बनाएगी। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम केवल हमारे साथ है, अमेरिका की जो कंपनीज है ना, वो उनको भी यूएसए की गवर्नमेंट पर प्रेशर बनाना पड़ेगा कि भैया आप ये क्या कर रहे हो, ऐसे तो हम बर्बाद हो जाएंगे, कंपनियां बहुत ज्यादा उनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो यूएसए की गवर्नमेंट पर भी प्रेशर आएगा इसका। लेट्स सी आगे क्या होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये वीजा क्या है। ओके, अभी तक सबसे ज्यादा ये जो फीस बढ़ाई गई है ना, वो इंडिया पर ही 70 से 73% ये फीस इंडिया पर लग रही है और चाइना पर 11% तक देखने को मिलती है, परसेंटेज है ये H1B वीजा के लिए अप्लाई करने का। ये 2022-23 का डेटा है हालांकि, और बाकी देशों पर बहुत कम ये फीस लगती है, क्योंकि इंडिया वाले सबसे ज्यादा अमेरिकियों की जॉब खा रहे हैं, है ना। ठीक है, किस खिलाड़ी ने विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़कर भारत की सबसे तेज वनडे शतकीय पारी का रिकॉर्ड बनाया? इंडिया की सबसे तेज वनडे सेंचुरी बनाने वाली खिलाड़ी बनी है स्मृति मंधाना। यह है स्मृति मंधाना। ओके, देखिए स्मृति मंधाना ने अभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 50 गेंदों में अपनी सेंचुरी को पूरा किया। विराट कोहली का एक रिकॉर्ड था ऑस्ट्रेलिया की ही टीम के खिलाफ, लेकिन ये 52 गेंदों में सेंचुरी का था। तो स्मृति मंधाना ने विराट कोहली के वनडे के सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड तोड़ा है और एक नया इंडियन रिकॉर्ड बनाया है। इंडियन रिकॉर्ड मतलब मेल और फीमेल दोनों क्रिकेटर में सबसे तेज सेंचुरी, 50 गेंदों पर शतक लगाया। ठीक है, स्मृति मंधाना वनडे में सबसे फास्ट शतक लगाने वाली दूसरी फीमेल खिलाड़ी बन गई है, क्योंकि इसके पहले न्यूजीलैंड की मिग लेनिन ने यह रिकॉर्ड अपने नाम किया था। उन्होंने 45 बॉल्स में अपनी सेंचुरी को पूरा किया था और अब सेकंड बनी है स्मृति मंधाना, 50 गेंदों में इन्होंने सेंचुरी को पूरा किया। मुंबई से आती है स्मृति मंधाना। इनको खेलों के क्षेत्र में योगदान के लिए 2019 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। विस्डन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड का अवार्ड 2025 में इनको दिया गया था। आईसीसी वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड 2024 में दिया गया था और आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड इनको दो बार दिया जा चुका है, 2018 में और 2021। ठीक है, प्रोजेक्ट विजयक, जिसका 15वां स्थापना दिवस कारगिल में मनाया गया लद्दाख में, किस संस्था द्वारा संचालित किया जा रहा है? तो प्रोजेक्ट विजयक ये संचालित किया जाता है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, BRO। इसका 15वां स्थापना दिवस बनाया गया लद्दाख के कारगिल में। कब? 21 सितंबर को। अच्छा, प्रोजेक्ट क्या है? इसका स्थापना दिवस अगर मनाया जा रहा है 15वां, तो ये प्रोजेक्ट क्या है? जो हमारे बॉर्डर्स एरिया है स्पेशली लद्दाख में, यहां पर स्ट्रेटेजिक जो एरियाज है, जितने भी ऐसे हैं जो बॉर्डर चाइना के साथ हमारी लगती है, उस बॉर्डर एरिया में सड़कों के निर्माण के लिए, पुल्स के निर्माण के लिए ये प्रोजेक्ट विजयक चलाया गया था 2010 में। और इसके तहत अभी तक BRO 1400 किलोमीटर से ज्यादा रोड बना चुका है और 80 से ज्यादा पुल बना चुका है। फायदा क्या होगा? कनेक्टिविटी मिलेगी हमारी सेना को। अगर बॉर्डर पर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो हमारी सेना इमीडिएट रिस्पॉन्ड कर पाएगी, जल्दी पहुंच पाएगी, हमारी बॉर्डर की रक्षा कर पाएगी और हम अपनी बॉर्डर को सेफ रख पाएंगे। तो ये प्रोजेक्ट विजयक था, 2010 में बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने इसे लॉन्च किया था और अब फाइनली 21 सितंबर को इसके 15वां स्थापना दिवस मनाया गया कारगिल में।
और इस सेलिब्रेशन पर 1200 करोड़ के नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को भी लॉन्च किया गया। समझ में आ गया? प्रोजेक्ट विजय। अब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, नाम से समझ में आ जाएगा कि बॉर्डर एरियाज में रोड डेवलपमेंट का काम करने वाली एक बॉडी है, स्टेचुरी बॉडी, मतलब एक्ट के माध्यम से इसका निर्माण किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत ये कार्य करती है। 1960 में इसकी स्थापना की गई थी। सीमा सड़क भवन नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है और इसके डायरेक्टर जनरल रघु श्रीनिवासन है, लेफ्टिनेंट जनरल बीआरओ के। दुनिया का सबसे बड़ा राइस इवेंट भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन कहां किया जाएगा? दुनिया के सबसे बड़े राइस इवेंट भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन किया जाएगा नई दिल्ली में। नई दिल्ली में जो भारत मंडपम है उसमें नेक्स्ट मंथ अक्टूबर मंथ में 2 दिवसीय कार्यक्रम है, 30 से लेकर 31 अक्टूबर तक नई दिल्ली में भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाने वाला है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा राइस इवेंट होगा। चावल उत्पादन को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, राइस सेक्टर के बारे में चर्चा करना, क्या हर्डल से उस पर चर्चा करना, किन टेक्नोलॉजीज का यूज किया जा सकता है चावल के उत्पादन को बढ़ाने में, इन सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा नई दिल्ली। राइस के जो ग्लोबल बायर्स है और जो इंडियन फार्मर्स है उनको कैसे जोड़ा जा सकता है ताकि राइस का ट्रेड बढ़ाया जा सके, जो इससे रिलेटेड टेक्नोलॉजी से उनको विकसित करने के बारे में, इन सभी मुद्दों पर यहां पर चर्चा की जाएगी। आयोजन 3 संस्थाएं मिलकर कर रही है, इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स फेडरेशन, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये संस्थाएं, मिनिस्ट्री नॉर्मली पूछी जाती है तो ये आप याद रखिए। आयोजन कहां पर? नई दिल्ली। आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, अपना स्थापना दिवस हर साल कब मनाती है? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, नाम से समझ में आ जाएगा कि रेलवे के प्रोटेक्शन से संबंधित काम करने वाला अर्धसैनिक बल है। रेलवे और जो रेलवे जितने भी रेलवे की संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, उनकी रक्षा करना रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का मुख्य कार्य है। यह अपना स्थापना दिवस हर साल मनाता है 20 सितंबर को। कब मनाता है? 20 सितंबर। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स इस साल देखिए 20 सितंबर 1985 में ही आरपीएफ को आर्म्ड फोर्स ऑफ द यूनियन का दर्जा दिया गया था। तो इसी दिन की याद में आरपीएफ का स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस साल ये 41वां फाउंडेशन डे है आरपीएफ का, 20 सितंबर को मनाया गया। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स से रेलवे और रेलवे प्रॉपर्टीज की रक्षा करती है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी। वैसे स्थापना इसकी 1957 में की गई थी, आरपीएफ एक्ट लाया गया था 1957 और इसी साल इसकी स्थापना की गई, लेकिन इसे आर्म्ड फोर्स ऑफ द यूनियन का दर्जा दिया गया था 20 सितंबर 1985। इसीलिए 20 सितंबर को यह अपना फाउंडेशन डे मनाता है। 2025 में इसने अपना 41वां स्थापना दिवस मनाया है। इंदिरम्मा माइनॉरिटी महिला योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? इंदिरम्मा माइनॉरिटी महिला योजना, इसको शुरू किया गया है भारत के तेलंगाना राज्य में। तेलंगाना गवर्नमेंट ने इस योजना को लॉन्च किया और स्पेशली माइनॉरिटीज को फाइनेंशियल असिस्टेंस देना, फाइनेंशियल हेल्प देना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। 2 स्कीम को लॉन्च किया गया है एक साथ तेलंगाना में, एक इंदिरम्मा माइनॉरिटी महिला योजना है और एक रेवंत अन्ना का सहारा, क्योंकि रेवंत रेड्डी वहां के सीएम है। रेवंत अन्ना का सहारा मिस्किन ला कोसम स्कीम, ये वहां की लोकल तेलुगु लैंग्वेज आप समझिए, उसमें ये नाम है। तो ये 2 स्कीम दोनों ही माइनॉरिटीज के लिए, ठीक है। माइनॉरिटीज को फाइनेंशियल हेल्प देने के लिए तेलंगाना गवर्नमेंट ने इन दोनों स्कीम के लिए 30 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया। एक एक कर दोनों स्कीम को समझते हैं। तो सबसे पहली तो जो हमारी क्वेश्चन में है, इंदिरा अम्मा माइनॉरिटी महिला योजना। माइनॉरिटीज कम्युनिटीज में जो भी ऐसी महिलाएं हैं जो कि विडो हैं, जो डिवोर्सी हैं, जो अनाथालय में रहती हैं या फिर अनमैरिड वीमेन हैं, उन सभी को 50,000 रुपए फाइनेंशियल हेल्प दी जाएगी ताकि वो खुद का बिजनेस या स्टार्टअप शुरू कर सके। तो माइनॉरिटी कम्युनिटी में जो महिलाएं हैं उनके उत्थान के लिए योजना है इंदिरा अम्मा माइनॉरिटी महिला योजना तेलंगाना में। सेकेंड, रेवंत अन्ना का सहारा।
इस स्कीम की बात करें तो तेलंगाना में दो कम्युनिटी, एक तो फकीर कम्युनिटी और एक डुडेकुला कम्युनिटी, इन कम्युनिटीज के उत्थान के लिए लाई गई है रेवंत अन्ना का सहारा। ठीक है, जो भी बेनिफिशियर होंगे उनको सरकार 1 लाख रुपए देगी और साथ ही साथ सरकार हर लाभकारी को एक मोपेड देगी, मतलब छोटा स्कूटर जो होता है ना, वो प्रोवाइड करेगी ताकि उनका उत्थान हो सके और वो इस पैसे से अपना बिजनेस चला सके, जो भी स्टार्टअप चलाना चाहते हैं स्टार्टअप चला सके। समझ में आया? तो ये दोनों ही स्कीम कहाँ की है? तेलंगाना की। 23 सितंबर के सभी करंट अफेयर यहां पर हमने डिटेल में डिस्कस कर लिए, एक एक फैक्ट को समझा हमने। अब हम चलते हैं, अच्छा तेलंगाना के थोड़े से कैजुअल फैक्ट देख लेते हैं, फिर हम लास्ट डे के रिवीजन की बात करेंगे। तेलंगाना की स्थापना 2 जुलाई 2014 को की गई थी। आंध्र प्रदेश से अलग करके ये 29वां राज्य बना था उस वक्त। हैदराबाद इसकी कैपिटल है। जिष्णु देव वर्मा इसके गवर्नर, रेवंत रेड्डी सीएम हैं। यहां पर विधानसभा सीटें हैं 119, विधान परिषद में 40 सीटें हैं, लोकसभा में 17 सीट देखने को मिलती है और राज्यसभा में 7 सीटें देखने को मिलती है। ठीक है, अब लास्ट डे का रिवीजन कर लेते हैं। भारत ने ऑस्कर 2026 के लिए कौन सी फिल्म भेजी है? तो ये हो जाती है होम बाउंड। तो T20 इंटरनेशनल विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन? अर्शदीप सिंह। स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज 2025 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय फेसिंग प्रतियोगिता एशियन कैडेट कप इंडिया 2025 का आयोजन कहां किया जा रहा है? उत्तराखंड के हल्द्वानी में। आगे आइए, हाल ही में खोजा गया 2025 PN7 क्या है? तो ये क्या है? अर्थ क्वाजीमून। जस्टिस PB बजनथरी को किस हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं। CISF का नया डायरेक्टर जनरल किसे नियुक्त किया गया? प्रवीर रंजन को। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अफ्रीका में भारत के पहले रक्षा निर्माण संयंत्र का इनॉग्रेशन कहां किया? तो यह किया गया है मोरक्को में। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 21 सितंबर को। और बुसान फिल्म फेस्टिवल में फेस ऑफ एशिया अवार्ड किस भारतीय अभिनेत्री ने जीता है? तो यह जीता है ह्यूमा कुरैशी ने। ये सारे करंट अफेयर कल के सेशन के तहत हमारे रिवाइज हो गए। सॉरी, आगे आते हैं। अब क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ले लीजिए। 2024 में भारत ने किस देश को हराकर अंडर 19 महिला एशिया कप 2024 का खिताब जीता? शायद कल मैंने आपको क्वेश्चन कुछ और बता दिया था। ये अंडर 19 महिला एशिया कप की बात हो रही थी, तो ये बांग्लादेश को हराकर इंडिया ने जीता था लास्ट ईयर। करेक्ट कर लीजिएगा। पूर्वोत्तर भारत की चौथी कैपिटल जो कि नेशनल रेल नेटवर्क से जुड़ी, मिजोरम की कैपिटल आइजोल। और हर्षवर्धन के शासनकाल में जो चीनी यात्री भारत आया वो था हैंसांग। हर्षवर्धन के शासनकाल में हैंसांग। ठीक है, और फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था उज्जैन में। ठीक है, चलिए यहां पर क्लियर हो जाता है। अब आ जाइए आज के क्वेश्चन ऑफ द डे, आंसर कीजिएगा। पालघाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? भारतीय अर्थव्यवस्था में रेपो रेट कौन तय करता है? तय करने की बात की गई। गुप्त वंश के किस शासक ने सबसे पहले महाराजाधिराज की उपाधि धारण की? तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कमेंट में आंसर कीजिएगा। सेशन कैसा लगा ये भी बताइएगा। सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। ख्याल रखिए तब तक अपना। जय हिंद, जय भारत।